अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 2 के सेकंड हाफ की एक्सप्लेनेशन। सेकंड हाफ स्टार्ट होता है डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। सबसे पहली डोमेन है आर्किया। आर्किया बेसिकली सबसे पुराने मोस्ट एशिएंट या मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स हैं जो अर्थ पर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनके पास डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। उसके अलावा दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। इनकी सेल वॉल पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन से बनी होती है बनिस्बत पेप्टिडोग्लाइकन के। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ज़्यादातर उन सब की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है मोस्टली। लेकिन ये जो है आर्किया, ये पूरी की पूरी डोमेन ऐसी है जिनके अंदर पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन पाए जाते हैं। उसके अलावा इनका राइबोसोमल आरएनए यूकैरियोट से ज़्यादा रिजेंबल करता है देन बैक्टीरिया। और इनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक यूनिक किस्म का लिपिड पाया जाता है जो कि इन्हें एक्सट्रीम इन्वायरमेंट या ऐसे बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडा, नमकीन, एसिडिक या बेसिक वाटर उसमें सर्वाइव करने में मदद करते हैं। उसके अलावा इनमें से कई ऐसे हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे सल्फ़र और अमोनिया से क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं इनमें से। ठीक है, उसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस ज़रूर परफॉर्म करते हैं लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। एग्जाम्पल में इसकी अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल में आते हैं मेथेनोजेंस, नाम से पता चलेगा, जो मीथेन गैस रिलीज़ करते हैं। हेलोफाइल्स जो सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। थर्मोफाइल्स जो कि हॉट स्प्रिंग में रहना पसंद करते हैं या उनमें पाए जाते हैं। और एसिडोफाइल्स जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है डोमेन बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों आते हैं। और ये सब जो हैं क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। इनकी सेल वॉल बैक्टीरिया की ज़्यादातर पेप्टिडोग्लाइकन से ही बनी होती है। उसके अलावा ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, सॉइल में, वाटर में, एयर में और बाकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी। ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं। कभी कभी ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी रहना पसंद करते हैं। ठीक है, या चेन्स की फॉर्म में। और अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ज़्यादातर क्या है, हेट्रोट्रॉफ है। कुछ के पास क्लोरोफिल है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इसी किंगडम के अंदर हम यू बैक्टीरिया, जिन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, इसी डोमेन के अंदर किंगडम यू बैक्टीरिया को भी गिना जाता है, हम उसे भी इसमें ही काउंट करते हैं। और बैक्टीरिया जो हैं वो कुछ ऐसे हैं जो डिजीज़ कॉजिंग हैं और मोस्टली क्या हैं, जो बेनिफिशियल हैं। बेनिफिशियल किस तरह से हैं? ये हमारा जितना भी इन्वायरमेंट है उसे बैलेंस रखने में मदद करते हैं बाय डीकम्पोजिंग द डेड मैटर। ठीक है, डेड मैटर को डीकम्पोज कर तोड़ फोड़ कर उन्हें न्यूट्रिएंट साइकिल में रिसाइकिल करने की अपॉर्चुनिटी जो है हमें प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरियाज। उसके बाद आ जाता है डोमेन यूक्रिया। डोमेन यूक्रिया में हमें पता है मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स शामिल हैं। इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। इससे मज़ीद आगे 4 आप किंगडम्स में बांटते हैं, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब हम इन्हीं क्लासिफिकेशन को अगर आगे पढ़ें तो हमारे पास आती है किंगडम यूकैरियोट की पहली किंगडम प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा क्या है? दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये भी ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर में भी कॉलोनियल फॉर्म में रह सकते हैं या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब ये है कि उनके पास स्पेसिफिक या ट्रू सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते जो डिफाइन कर सकें कि वो मेल हैं कि फीमेल हैं। इनकी भी आगे से टाइप्स हैं। टाइप्स में आपके पास 3 ग्रुप्स हैं बेसिक: प्लांट लाइक, एनिमल लाइक एंड फंगस लाइक। जो प्लांट लाइक प्रोटेस्ट हैं उनमें एल्गी आ जाती है। उनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है तो वो अपनी फोटोसिंथेसिस से खाना खुद बना सकते हैं। इसमें यूग्लिना और डायटम्स आपकी एग्जाम्पल है। देन एनिमल लाइक्स में प्रोटोजोआ आते हैं जिनकी सेल वॉल नहीं होती और ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं, दैट इज अमीबा एंड पैरामीशियम। उसके बाद है फंगस लाइक। फंगस लाइक प्रोटेस्ट क्या करते हैं, डिकेइंग मैटर से यानी गलने सड़ने वाली चीज़ों से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं। इनकी सेल वॉल जो है सेलुलोज से बनी होती है, काइटिन से नहीं, इसलिए हमने कहा कि ये फंगस लाइक हैं, फंगस नहीं है। ठीक है, इसमें मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स शामिल हैं। नीचे आपकी बुक पे एग्जाम्पल्स भी हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम, स्लाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड की पिक्चर्स भी दी हुई हैं। उसके बाद आती है आपके पास किंगडम फंजाई। इसमें क्या है, ये यूकैरियोटिक है यानी इनके पास डेफिनेट न्यूक्लियस है,
हेट्रोट्रॉफिक है और किस तरह से खाना लेते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं खाने को, ठीक है, डिकेइंग मैटर से अब्जॉर्ब करते हैं, ये खाने को इंजेस्ट नहीं कर सकते। डिफरेंस कहाँ पे आता है इनकी सेल वॉल में, कि इनकी सेल वॉल काइटिन से बनी हुई है, इसलिए देखें पहले जब इन्हें प्लांटी में डाला गया था तो वो 2 किंगडम सिस्टम फेल हो गया था, ठीक है, इसलिए क्यों, क्योंकि इनकी सेल वॉल भी क्या है, काइटिन से बनी हुई है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट है। उसके अलावा कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ज़्यादातर मल्टी सेलुलर फॉर्म्स में पाए जाते हैं और कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर में आपके पास एग्जांपल आ जाती है मशरूम की, रस्ट, स्मार्ट्स और मोल्ड्स की, और यूनिसेलुलर में आ जाती है यीस्ट, ठीक। उसके अलावा यीस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आप यूज़ कहाँ करते हैं, फंगस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो हमें पता है हम ब्रेड, चीज़, बेयर में फंगस को यूज़ करते हैं। पेनिसिलियम जो है एज मेडिसिन यूज़ होती है, यीस्ट जो है आपके खानों में यूज़ होती है, मशरूम्स जो हैं वो खाए जाते हैं, और इकोसिस्टम में इनका क्या रोल है, ये डिकम्पोजिशन भी करते हैं और बहुत सारे फूड और एंटीबायोटिक्स के लिए रॉ मटेरियल का काम भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी प्लांट्स के बारे में हम सब जानते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। ऑटोट्रॉफिक हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और इनके पास मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ प्रॉपर सेक्स ऑर्गन्स भी हैं। ये एम्ब्रियो बनाते हैं, सेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली आपको पता है, आपने प्लांट की रिप्रोडक्शन डिटेल में छोटी क्लासेस में तो नहीं पढ़ी होगी, लेकिन थोड़ी बहुत आप बेसिक नॉलेज उसकी रखते होंगे कि प्लांट के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है, पोलिनेशन होती है और पोलिनेशन के थ्रू वो क्या करता है, एम्ब्रियो बनाकर रिप्रोड्यूस करता है। और एसेक्सुअल में आ जाती है आपके पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। डिटेल हम इसकी नहीं डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी बुक में डिटेल में नहीं है, जिस चैप्टर में डिटेल आएगी इंशाल्लाह वहाँ पे उसे भी डिस्कस करेंगे। तो वेजिटेटिव में क्या होता है कि आप प्लांट का कोई हिस्सा लेते हैं बेसिकली और उससे नया प्लांट ग्रो करवाते हैं, यानी आपने उसकी स्टेम ले ली और उससे आपने नया प्लांट ग्रो करवा लिया। इसमें एग्जांपल आ जाती हैं मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद आ जाती है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में यानी एनिमल्स सबसे हायर किंगडम है और इसमें हम भी शामिल हैं, यानी ह्यूमंस भी, ठीक है। इसमें क्या है, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं हम लोग, ठीक है, और हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, खाना इंजेस्ट भी करते हैं यानी निगलते भी हैं और उसे डाइजेस्ट भी करते हैं। और हमें भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो जिनके पास वर्टिबल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी होती है, और इनवर्टिब्रेट्स वो जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती। उसके बाद है स्टेटस ऑफ वायरसेस इन क्लासिफिकेशन। अब आपने ऊपर सारी किंगडम्स पढ़ ली, सारी डोमेन्स पढ़ ली, आपने देखा होगा कि वायरसेस किसी में भी इंक्लूडेड नहीं थे। तो वायरसेस क्यों नहीं इंक्लूडेड, हम वो पढ़ेंगे कि वायरसेस कहाँ पे हैं। तो वायरस बेसिकली क्या है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रेचर्स हैं, यानी कि इन्हें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है और ये लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान है, उनकी बॉर्डर लाइन में है। ए सेलुलर होते हैं यानी इनके अंदर आपको सेलुलर सॉरी सेल्स की फॉर्म में, टिश्यूज़ की फॉर्म में या ऑर्गेनेलिस की फॉर्म में स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये बने कैसे होते हैं, इनके अंदर आपको आरएनए या डीएनए मौजूद होगा और प्रोटीन कोड होता है। बेसिक इनकी बॉडी क्या है, ये इनके पास न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड 2 फॉर्म में हो सकता है, डीएनए और आरएनए दोनों, ठीक है। तो और दूसरा इनके पास होता है प्रोटीन कोड। उसके आगे क्या लिखा हुआ है कि ये लोग मेटाबॉलिज्म में खुद ब खुद काम नहीं करते, ये हमेशा अपने होस्ट पे रिलाई करते हैं। अगर कोई वायरस एक जगह पे वैसे ही पड़ा है तो वो डेड है, ठीक है। जैसे ही वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दाखिल होगा वो अलाइव हो जाएगा और अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और अपने नंबर को बढ़ाएगा। वायरस अगर किसी चीज़ पे लगा है तो वो आपके लिए डेडली नहीं है, मतलब आपके लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है या किसी जानदार की बॉडी में एंटर कर जाता है तो वो क्या होगा, वो अपने लिविंग, इसलिए हमने कहा कि वो अपनी लिविंग फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि ये बॉर्डर लाइन पे हैं लिविंग और नॉन लिविंग के, कि जब तक ये नॉन लिविंग थिंग्स में हैं तब तक हार्मलेस हैं, लेकिन जैसे ये लिविंग थिंग में आएंगे तो ये अपने नंबर को बढ़ाना शुरू कर देंगे और अपने जैसे और वायरसेस पैदा करेंगे। इनके पास क्योंकि ऊपर तीनों डोमेन जो आपको पढ़ाई हैं उन जैसा कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए इनको यहाँ पे कोई स्पॉट नहीं मिला। उसके बाद ये ब्लू बॉक्स में बेटा आप ध्यान से देखिएगा, पायरॉन्स एंड वायरोड्स, ये भी ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं और इन्हें भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं डाला गया।
पायरॉन्स क्या हैं, वो सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, और वायरॉइड्स क्या हैं, जो सिर्फ सर्कुलर आरएनए से बने होते हैं। ये दोनों ही इन्फेक्शन कॉजिंग है, लेकिन प्लांट्स में, और ये कैंसर की कॉज भी बनते हैं। नीचे आपके पास एक टेबल है, उस टेबल में जितना भी ऊपर हमने मटेरियल पढ़ा उसे कलेक्टिवली एक्सप्लेन किया गया है। एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा। उसके बाद कोरोना वायरस क्योंकि रिसेंटली गुजरा है, तो इसलिए कोरोना वायरस की कुछ डिटेल जो है वो आपकी बुक में शामिल की गई है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या कोई एमसीक्यूज आ सकता है कि ये कहाँ से आया। कोरोना वायरस 2019 के एंड पे वुहान चाइना से निकला था, ठीक है, और ये रेस्पिरेटरी इलनेस थी, क्योंकि ये 2019 में आई थी तो इससे कहा गया कोविड-19। इसमें बेसिकली क्या होता था, ये स्प्रेड कैसे करती थी कि अगर किसी बंदे ने जो इन्फेक्टेड है उसने कफ किया, स्नीज किया, बात किया या सांस लिया और उसका कोई ड्रॉपलेट, ठीक है, उसका थूक का कतरा या कुछ भी किसी दूसरे बंदे के बॉडी में चला गया या किसी सरफेस पे गिर गया, तो वह सरफेस क्या हो जाती थी, वो कंटेमिनेट हो जाती थी और उससे ये वायरस फैलता था। इसके लिए कहा क्या गया कि आप नाक और मुंह को कवर करके रखें। आप लोगों में से कई बच्चों ने जो है ये दौर देखा भी है, तो इसलिए आप लोगों को पता होगा कि ये बहुत रिसेंटली गुजरा है, इसलिए सबको इसका पता है कि इसके सिम्टम्स क्या थे। बुखार होता था, खांसी होती थी, सांस लेने में मसला होता था, फिटीक रहती थी, बॉडी में पेन रहती थी, और टेस्ट और स्मेल जो है वो आपकी लॉस हो जाती थी, सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। गला ख़राब रहता था, हेडेक रहती थी, और कुछ केसेस में सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से लोग मरे भी हैं, ठीक है। और इसकी प्रिकॉशंस क्या थी कि एटलीस्ट 20 सेकंड तक अपने हाथ धोएं, ठीक है, सैनिटाइजर्स यूज़ करें, एक दूसरे से डिस्टेंस रखें, और वैक्सीनेशन जो कि काफ़ी लेट आई लेकिन आ गई, तो वैक्सीनेशन इसका लास्ट हल था, ठीक है। मैंने इसे पूरा जितना भी यहाँ लिखा है इसलिए डिटेल में पढ़ा है, हालांकि रिसेंटली गुजरा, पर इसलिए डिटेल में पढ़ा है कि जो चीज़ें रिसेंट इवेंट में हुई होती हैं उनके पेपर में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज़ बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर। बेसिकली कार्लिनियस ने ही हमें एक सिस्टम दिया, क्योंकि दुनिया में आपको पता है बहुत सारी अलग अलग ज़ुबानें बोली जाती हैं, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, और उन कंट्रीज़ की अपनी लैंग्वेजेस होने के साथ साथ उनके अलग अलग खित्तों में रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, यानी वहाँ के अलग अलग सूबों में, अलग अलग छोटे छोटे गाँव में अलग अलग किस्म की ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो अब ऐसे में ये था कि जब साइंटिस्ट पढ़ते थे किसी चीज़ को या आपस में डिस्कस करना चाहते थे, तो लैंग्वेज एक बैरियर का काम करती थी। तो कार्लस लीनियस ने हमें एक ऐसा सिस्टम दिया जिसके थ्रू हमने ये बैरियर हटा दिया ताकि हमें स्टडी करना आसान हो जाए। उसने कहा कि हम जितने भी जानदारों को आज तक डिस्कवर कर चुके हैं, हम उन लोगों का नाम रखते हैं, उन जानदारों का नाम रखते हैं। वो नाम 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। पहला नाम होगा उनके जीनस का और दूसरा नेम होगा उनकी स्पीशी का, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दी, जैसे अनियन है, पोटैटो, टोमेटो, हनी बी, टाइगर एंड ह्यूमन बीइंग है। तो इन सब का जो जीनस नेम है वो फर्स्ट है, एंड देन इनका स्पीशी नेम जो है वो बाद में लिखा गया है। अनियन का है एल्मसीपा, पोटैटो का है सोलेनम ट्यूब्रोसम, उसके बाद टोमेटो का है सोलेनम एस्क्यूलेटम, उसके बाद हनी बी का है एपिस सिरेना, टाइगर का है पैंथरा टाइग्रिस, और ह्यूमन का है होमो सेपियंस, ठीक है। ये सारे नाम आपने याद रखने हैं, जितने साइंटिफिक नेम है। पेपर में 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इन चीज़ों के साइंटिफिक नेम बताएं, और ये इंपॉर्टेंट है तो आपने याद रखना है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। तो सबसे पहले क्या, बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर की वजह से क्या हुआ कि कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म दुनिया में सेम नाम वाले नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये नाम जो हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म को जब एक नाम दे दिया गया तो उस तरह का नाम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं मिलेगा। ये ज़्यादातर हमने लैटिन ज़ुबान से लिए हैं, जो कि अब किसी भी कंट्री में बोली नहीं जाती, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि हमारी कम्युनिकेशन बैरियर जो था इंग्लिश, अरबिक, स्पेनिश वगैरह का, वो हट गया। अब हमने एक ऐसी ज़ुबान यूज़ की जो ना तो चेंज होगी ना ख़त्म होगी, ठीक है। उनमें एक बार हमने नाम लिख दिए तो वो नाम वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे यहाँ आपकी बुक में उन्होंने एग्जांपल पहले भी दी हुई थी कि आप सिर्फ पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें कि उर्दू में हम इसे प्याज कहते हैं, अनियन को, लेकिन पाकिस्तान के अलग अलग रीजन्स में, जैसे पंजाब में से गंडा कहते हैं, फिर सिंध बलूचिस्तान में बसल और बसल भी कहा जाता है। तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन कॉज होती थी। उसके अलावा और उन्होंने नीचे और एग्जांपल दी हैं कि ब्लू बेल जो है वो प्लांट का नाम है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी ब्लू कलर भी होगा या ब्लू शेप, मतलब शेप भी बेल की तरह की होगी, तो हम उन सबको सिर्फ ब्लू बेल तो नहीं कह सकते, उनका डिफरेंट नाम रखना ज़रूरी था। इसी तरह ब्लैक बर्ड, क्रो भी हो सकता है और रेवन भी हो सकता है, तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। उसके अलावा नीचे साइंटिफिक नेम जो है वो क्यों रखा गया। साइंटिफिक नेम की एक और वजह ये थी कि जो हमने नाम रखे हुए थे ना,
ह्यूमंस ने वैसे आम फहम नाम, कॉमन नेम्स जो थे, उनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं थी। जैसे हमने कह दिया जो भी पानी में पाया जा रहा है जी वो फ़िश है, जबकि फ़िश की प्रॉपर साइंस के रूप से डेफिनेशन है कि वो एक वर्टिब्रेट है जिसकी बैकबोन भी होती है, जिसमें फिन्स भी होते हैं और जिसमें गिल्स भी होते हैं। लेकिन जब हमने कॉमन नेम रखने पे आए तो हमने ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ना बैकबोन थी, ना फिन्स थे, ना गिल्स थे, उन्हें भी फ़िश कहना शुरू कर दिया, जैसे कि सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश। तो ये इसकी डेफिनेशन में पूरे नहीं उतर रहे थे। तो सिग्निफिकेंस यानी इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कॉमन नेम्स जो हैं या तो वो साइंटिफिक डेफिनेशन पे फिट नहीं बैठ रहे थे या उनकी वजह से रीजनल बैरियर्स आ रहे थे, लैंग्वेज बैरियर्स आ रहे थे, तो इसलिए हमने उनको हटाया और साइंटिफिक नेम को जो है हम लेकर आए। रूल्स क्या हैं साइंटिफिक नेम लिखने के? तो सबसे पहले ये वर्ड्स जो हैं ये लैटिन लैंग्वेज से होने चाहिए, उसके बाद इसके 2 पार्ट्स होने चाहिए। जीनस हमेशा पहले लिखा जाएगा और स्पीशी नेम हमेशा बाद में लिखा जाएगा। जो जीनस नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और जो स्पीशी नेम है वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। इसे लिखने का तरीका भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके भी मार्क्स डिटेक्ट होंगे अगर आपने गलत लिखा है, ठीक है? और हर साइंटिफिक नेम यूनिक होना चाहिए। कोई भी 2 ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका एक जैसा नाम नहीं हो सकता। अगर तो आप इन्हें प्रिंट कर रहे हैं तो आप इन्हें इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, लेकिन जब आप इन्हें हैंड रिटन कर रहे हैं यानी हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों पार्ट्स को यानी जीनस को अलग लिखा जाएगा, स्पीशी को अलग लिखा जाएगा और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। आई होप मैंने सब पॉइंट्स कवर कर दिए हैं जी। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है बेटा। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया हो, मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई हो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें कि ये किसी ना किसी बच्चे के कभी ना कभी काम आ सकती है, ठीक है? यहाँ तक आप सबका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।